Hello students, myself Lek Narwal. Today in this part of chapter 8 we will discussing about the sexual reproduction. We are familiar with mode of reproduction that depend on the involvement of two individual before a new generation can be created. तो हम जो है इस मोड से जो है फैमिलियर हैं, जो रिप्रोडक्शन में जिसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और उससे एक नई जनरेशन तैयार होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोला जाता है। तो इसके बारे में हम जानते ही हैं, इसके बारे में हमने जो लोअर क्लासेस थी उसके अंदर भी पढ़ा है। बुल अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काल्व्स। तो अब बात की गई है कि बैल जो होते हैं तो वो अकेले जो है काल्व्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। नॉर कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स, और ना ही जो अकेली हैंस होती हैं वो जो है नए चिक्स को तैयार कर सकती हैं। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। तो इन सभी केसेस में दो सेक्सेस का होना जरूरी है, दोनों सेक्सेस का, मेल और फीमेल सेक्सेस का, तभी जाके एक नई जनरेशन वो तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या बेनिफिट है। आर देयर एनी लिमिटेशन ऑफ अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या जो है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कमियां होती हैं, विच वी हैव बीन डिस्कसिंग अबव। तो अब हम उन सब के बारे में जो है पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये छोटी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ाई है कि मेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को, मेल गैमेट जिनको स्पर्म्स बोला जाता है, और जो फीमेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ओवा को या एग, ओवा या एग, और ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। दोनों जो है फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जो स्पर्म है वो फ्यूज कर जाएगा ओवा के साथ, फ्यूजेज विद ओवा और एग जिसको हम बोलते हैं, और क्या बनाएंगे, ये जाइगोट फॉर्म करते हैं, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से बनता है न्यू इंडिविजुअल, और एम्ब्रियो से बनेगा न्यू इंडिविजुअल। तो हम सिंपल इसमें बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट एंड दिस विल फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। तो जाइगोट से फिर एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। तो इसके ऊपर जाने से पहले ये क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है। असेक्सुअल मोड तो हमारे पास है प्लांट्स के अंदर या लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो मतलब हमें जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। तो इट मीन्स कि जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसकी अपनी लिमिटेशन है, कमियां हैं उसकी, तो उसको जो है ओवरकम करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर अपरेटस। जो क्रिएशन है दो न्यू सेल्स की, creation of two new cells from one involving copy of the DNA as well as the cellular apparatus, और जो है उसमें एक जो है कॉपी जो है डीएनए की यूज की जाती है, और जो है सेलुलर अपरेटस का होना जरूरी है जब भी दो नए सेल तैयार किए जाते हैं। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, और जो है हमने ये भी देखा कि डीएनए कॉपिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल जो है एक्यूरेट, एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं हम उसको बोल सकते कि पूरे तरीके से वो एक्यूरेट रहेगा, सही रहेगा। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर ए सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जो एरर उसमें पाए जाते हैं वो सोर्स होते हैं वेरिएशन के। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशन आती है तो उन एरर्स के कारण आती है। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, तो हर एक इंडिविजुअल को जो है वेरिएशन से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को हम जो है वेरिएशन उसमें रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वेरिएशन उसमें होनी ही है। बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज।
लेकिन कुछ पॉपुलेशन के अंदर जो है ये जो वेरिएशंस होती हैं वो बहुत ही यूजफुल होती हैं उनके सर्वाइवल के लिए स्पीसीज़ के। तो मतलब कुछ स्पीसीज़ के अंदर जो है जो वेरिएशन आती हैं वो उनको जिंदा रहने में हेल्प करती हैं। इट इज़ देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म केम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। इसलिए ये जो है एक सेंस बनाता है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव मोड्स ऐसा यूज करते हैं, ऐसे मोड रिप्रोडक्शन के करते हैं जिसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर वेरिएशन आती है, तो वो उनके सर्वाइवल के चांसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आती है रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो वो उनके सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करेगी। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation fairly slow process। तो डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म, इसके बारे में पहले ही पढ़ा है कि एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता है। जो नई कॉपी बनती है डीएनए की वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होगी कभी भी, उसमें कुछ ना कुछ जो है वेरिएशन आती है, चाहे स्मॉल स्केल के ऊपर ही क्यों ना हो। दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन फेयरली ए स्लो प्रोसेस। और जो जनरेशन होती है वेरिएशन वाली, तो उसमें बहुत स्लो प्रोसेस रहती है उस जनरेशन के अंदर। इफ़ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, मैनी ऑफ द रिजल्टिंग डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर अपरेटस। अगर जो है डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म जो है वर टू बी लेस एक्यूरेट, बहुत कम एक्यूरेट रहेगा वो, तो उसमें क्या रहेगा, द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज विल नॉट बी एबल टू वर्क। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर डीएनए के अंदर वेरिएशन आती है, जो डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म है उसमें जो नया डीएनए कॉपी होके बन रहा है, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर वेरिएशन है तो सेलुलर अपरेटस उसके साथ काम नहीं कर पाएगा, और उसके कारण क्या होगा, जो नई स्पीसीज तैयार होगी या जो नया इंडिविजुअल तैयार होगा उसकी डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड वुड डाई, और उसके कारण वो जो है डेथ हो जाएगी उसकी। ये हमने पीछे भी किया हुआ है, वही चीज़ रिपीट की गई है। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप। तो जो प्रोसेस है वेरिएंट्स को बनाने की, उसको कैसे स्पीड अप किया जाता है। ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन ए डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशन अकोमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। तो इसमें बताया गया है कि जो नई वेरिएशंस होती हैं डीएनए के अंदर, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से वो चेंजेस आ जाएंगे किसी भी जनरेशन में। जैसे इंडिविजुअल हैं तो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट जनरेशन में ही उनके अंदर चेंजेस आ गए एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस, और वो बिल्कुल जो है अपने पेरेंट्स से अलग ही जो है उसके अंदर करेक्टर डेवलप हो गए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो जनरेशन में वेरिएशन आते हैं वो अकोमुलेट होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और एक ऐसे जो है टाइम आएगा कि वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो जो है वेरिएशंस जो है हमें अपीयर होंगी। तो मतलब एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते हैं किसी भी इंडिविजुअल की जनरेशन के अंदर। ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन ए डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशन अकोमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। तो जो न्यू वेरिएशन होती है वो डीएनए की कॉपी के अंदर जो है स्टोर हो जाती है, दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशन अकोमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, और प्रीवियस जनरेशन से भी उसको जो है बहुत सारी वेरिएशंस जो हैं नए करेक्टर मिले हुए होते हैं जो उसके डीएनए के अंदर स्टोर होते हैं। Thus, two different individuals in a population would have quite a different pattern of accumulated variation। इस तरीके से जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के, तो उनके अंदर क्वाइट डिफरेंट पैटर्न होता है अकोमुलेटेड वेरिएशन का। मतलब उनके अंदर जो है वेरिएशन अकोमुलेट होती रहती है। तो वेरिएशन क्या होती रहेगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन अकोमुलेट होती रहती है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन को शॉर्ट में लिखा, अकोमुलेट होती रहती हैं, अकोमुलेटेड तो मतलब वेरिएशन जो होती है वो एकदम से नहीं आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये जो वेरिएशन होती हैं तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो स्टोर होती रहती हैं डीएनए के अंदर, और फिर बाद में ये जो है
क्या होती हैं, एक्सप्रेस कर पाती हैं, ये वेरिएशन जो है देखने को मिलती हैं। तो अगर किसी के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो रातों रात ही उसमें चेंज आ गए या फर्स्ट जनरेशन में ही चेंज आ गए, वो उसके डीएनए के अंदर उसकी प्रीवियस जनरेशन जितनी भी हैं उनके अंदर जो चेंजेज हुए थे वो जो है डीएनए के अंदर जो है स्टोर होते रहते हैं, और फिर एट लास्ट किसी एक जनरेशन में फ्यूचर में वो सारे चेंजेस जो उसमें हमें वेरिएशन के देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। Each new variation is made in DNA copy that already has variation accumulated from previous generation। तो DNA के अंदर जो है जो चेंजेस आते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर होते रहते हैं, और वो स्टोर होते रहते हैं प्रीवियस जनरेशन से। Thus two different individual in a population would have क्वाइट डिफरेंट पैटर्न ऑफ accumulated वेरिएशन। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो दो इंडिविजुअल होते हैं, जो दो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर जो वेरिएशन होते हैं, किसी भी पॉपुलेशन के दो इंडिविजुअल के अंदर जो वेरिएशन का पैटर्न है वो डिफरेंट रहेगा। तो मतलब दो इंडिविजुअल हैं, सेम पॉपुलेशन है जिनकी, सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, तो उनके अंदर जो है वेरिएशन का पैटर्न कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा, वो उनकी जनरेशन प्रीवियस जनरेशन के हिसाब से रहेगा। Since all these variation are in living individual, it is assured that they do not have any really bad effect। तो ये जो वेरिएशंस होती हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती हैं, इसलिए इनका कोई भी जो है बैड इफेक्ट नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई बुरा जो है इफेक्ट नहीं डालते हैं इंडिविजुअल के अंदर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ये कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स would thus create new combination of variants। तो जब दो वेरिएशन कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल, दो और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल की जो वेरिएशन होती है जब वो कंबाइन होती हैं तो वो एक नया कम्बिनेशन बनाती हैं जिस वेरिएंट्स का, तो नए जो है वेरिएंट्स जो है तैयार होते हैं। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो जब ये मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो मतलब दोनों के अंदर वेरिएशन आई होगी, मेल के अंदर भी वेरिएशन रहेगी और एक जनरेशन का मेल और दूसरी जनरेशन की फीमेल के अंदर भी वेरिएशन रहेंगी, उसके अंदर भी वेरिएशन आई होंगी। तो ये दोनों की जो वेरिएशन होंगी तो वो आपस में कंबाइन होंगी, और ये जो दोनों जनरेशन्स के दोनों मेल और फीमेल की जो वेरिएशन होंगी तो ये जो है इंडिविजुअल के अंदर ही होती हैं और इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए होती हैं, तो इसलिए इनका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है उनके ऊपर। और जो नया कम्बिनेशन बनाएंगी ये दोनों मिलकर, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगी तो न्यू वेरिएशन जो है डेवलप होंगी और एक नया वेरिएंट जो है इंडिविजुअल का तैयार होगा। ईच कम्बिनेशन वुड बी नोवल, और इनका जो कम्बिनेशन रहेगा वो नोबल टाइप का रहेगा, सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल, और इसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल के करेक्टर हमें देखने को मिलेंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individual during reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किस में हेल्प करती है, इनकॉर्पोरेट करने में, जोड़ने में हेल्प करेगी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए कंबाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो जो दो इंडिविजुअल हैं तो उनके जो डीएनए हैं वो इसमें कंबाइन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मतलब नए करेक्टर डेवलप करने में हेल्प करती है। तो मतलब दो इंडिविजुअल के जो करेक्टर हैं, वेरिएशन जो उनमें आई होगी, तो वो जो है उन दोनों के डीएनए आपस में कंबाइन करेंगे और एक नए इंडिविजुअल को तैयार करेंगे जिसमें बेटर करेक्टर रहेंगे, बेटर सर्वाइवल के चांसेस जिसमें डेवलप होंगे। बट दिस क्रिएट ए मेजर डिफ़िकल्टी, लेकिन ये एक मेजर डिफ़िकल्टी भी क्रिएट करता है। इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी द कम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट द प्रीवियस जनरेशन है। अब बात करते हैं कि ये जो दो जनरेशन है, मेल और फीमेल हैं, तो मतलब ये जब नई जनरेशन को तैयार कर रहे हैं तो इनका जो डीएनए का अमाउंट है, तो ये जब कंबाइन कर रहे हैं इनकी डीएनए कॉपीज आपस में, तो इनके अंदर डीएनए का अमाउंट डबल नहीं हो जाएगा।
तो इसको भी रेगुलेट किया जाता है। इफ़ ईच जनरेशन टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल का डीएनए जब इनके अंदर कंबाइन करेगा, देन न्यू जनरेशन विल एंड अप विद हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो मतलब ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि जो डीएनए का अमाउंट होगा नई जनरेशन के अंदर, नए इंडिविजुअल के अंदर, तो वो जो है डबल हो जाएगा। दैट दिस सेल प्रीवियस जनरेशन है, तो प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में उनमें ज़्यादा जो है डीएनए का अमाउंट आ जाएगा। दिस इज लाइकली टू बी मैस अप द कंट्रोल ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स बाय द डीएनए। तो ये जो है मैसअप कर जाएगा जो कंट्रोल ऑफ द सेलुलर ऑपरेटर्स बाय द डीएनए। तो मतलब जो सेलुलर ऑपरेटर्स होता है उसके को ये जो है अफेक्ट करेगा। बिसाइड इफ ईच जनरेशन डबल्स इट्स डीएनए फेयरली सून देयर विल बी ओनली डीएनए ऑन द अर्थ विद नो रूम फॉर एनीथिंग एल्स, हाउएवर मैनी वेज कैन थिंक फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी। तो मतलब अगर ऐसा होता कि डबल अमाउंट डीएनए का हो जाता तो इसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। और इसमें बता रखा है इफ़ ईच जनरेशन डबल इट्स डीएनए, हर एक जनरेशन अपना डीएनए डबल कर लेगी, फेयरली सून देयर विल बी ओनली डीएनए ऑन द अर्थ विद नो रूम फॉर दी एनीथिंग एल्स। तो डीएनए ही अवेलेबल हो पाता अर्थ के ऊपर, पूरी अर्थ के ऊपर डीएनए ही रहेगा और किसी चीज़ के लिए स्पेस नहीं बच पाएगा। हाउएवर मैनी वेज कैन बी थिंक फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो हैं तरीके सोचे गए हैं। वी हैव सीन अर्लियर दैट द ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो हमने देखा है कि ऑर्गेनिज्म जो है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपना बनाता चला जाता है। दी स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेज, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू उनके अंदर इंक्रीज हो जाती है। वन solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineage of cells in specialized organ। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में इसका एक सोल्यूशन जो देखा गया है इस प्रॉब्लम का, तो वो है कि स्पेशल लिनिएजेस ऑफ सेल्स जो है पाई जाती हैं इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में स्पेशलाइज्ड सेल जो हैं प्रेजेंट रहते हैं, विच हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, और जो है उन जो है स्पेसिफिक ऑर्गन में हाफ नंबर जो है क्रोमोजोम का पाया जाता है, एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, और हाफ अमाउंट उनके अंदर डीएनए पाया जाता है एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी। तो जो नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर जो है इस तरीके का हमें सेटअप देखने को मिलता है। तो मतलब इनके अंदर जो है हाफ नंबर जो है क्रोमोजोम का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के अंदर, और हाफ नंबर जो है डीएनए का अमाउंट जो है डीएनए का जो है इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, अगर उसको कंपेयर किया जाए नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स के साथ। दस व्हेन दीज जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन during sexual reproduction to form a new individual, it result in re-establishment of the number of chromosome and the DNA content in the new generation। तो मतलब जब ये जो है जर्म सेल आपस में बैंदी जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल से जब ये जर्म सेल आपस में कंबाइन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो तब क्या रहेगा, तब ये हाफ हाफ जो अमाउंट है डीएनए का वो एक कंप्लीट अमाउंट बन जाएगा। तो मतलब हाफ नंबर जो है क्रोमोजोम का और हाफ अमाउंट जो है डीएनए का, दोनों का मिलेगा, दो इंडिविजुअल का, मेल और फीमेल का, तो वो एक कंप्लीट अमाउंट बना देंगे जो एक इंडिविजुअल के अंदर होना चाहिए, उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होना चाहिए। इट रिजल्ट इन री इस्टेब्लिश ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम, और इस तरीके से री इस्टेब्लिश हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोजोम का नंबर, और डीएनए कंटेंट भी जो है इक्वल हो जाएगा जो एक इंडिविजुअल के अंदर होना चाहिए। इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती है। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि दोनों का डीएनए इक्वल अमाउंट में गया, जितना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है दोनों का बराबर चला गया मेल और फीमेल का, तो उससे जो है डीएनए के अमाउंट जो है डबल हो जाएगा, जो कि एक कंडीशन नहीं होती है इंडिविजुअल के अंदर। तो उसको जो है कैसे सॉल्व किया जाता है, हाफ अमाउंट जो है डीएनए का और हाफ ही अमाउंट जो है क्रोमोजोम का जो है क्या होता है, वो जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर पाया जाता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के अंदर। और फिर ये जब जर्म सेल्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन जब होती है इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जर्म सेल्स के थ्रू जब ये डीएनए का और क्रोमोजोम का नंबर ट्रांसफ़र होता है तब ये रीइस्टेब्लिश हो जाता है, और जो रिक्वायर्ड नंबर रहता है
क्रोमोजोम का और डीएनए का वो जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। इफ़ द जाइगोट इज़ टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, अगर जो जाइगोट है वो ग्रो हो रहा है और डेवलप हो रहा है एक इंडिविजुअल, ये हमें पता है कि जाइगोट जो है डेवलप होता है। जाइगोट कैसे बनता है? जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। तो जाइगोट ग्रो करेगा और डेवलप करेगा एक इंडिविजुअल के अंदर, जिसमें जो है हाईली स्पेशलाइज विच हैव हाईली स्पेशलाइज टिश्यू एंड ऑर्गन। ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ जाइगोट से जिसमें स्पेशलाइज टिश्यू और ऑर्गन है। देन इट हैज़ टू हैव सफिशेंट स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस। तो जाइगोट के अंदर जो सफिशेंट स्टोर होना चाहिए एनर्जी का, इसको करने के लिए, मतलब क्या करने के लिए? एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए स्पेशलाइज टिश्यू और ऑर्गन के साथ। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इफ इट इज सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें देखा गया है कि जो दो जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर तो वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं एक दूसरे से, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे होते हैं वो, और मे इवन भी सिमिलर, और कई बार तो वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, एक दूसरे की तरह ही होते हैं। बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द जर्म सेल आल्सो स्पेशलाइज। लेकिन बॉडी का डिजाइन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जितना ज़्यादा जटिल होता जाता है, तो ये जो जर्म सेल्स होते हैं ये भी स्पेशलाइज्ड होते चले जाते हैं। तो बॉडी के डिजाइन के हिसाब से जर्म सेल्स होते हैं, जितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स डिजाइन रहेगा बॉडी का, उतना ही जो है जर्म सेल डिफरेंट होंगे, जर्म सेल डिफरेंट रहेंगे। आगे इसमें बताया गया है डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द जर्म सेल्स आल्सो स्पेशलाइज। तो जर्म सेल भी स्पेशलाइज्ड होते चले जाएंगे। वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन फूड स्टोर्स वाइल दी अदर इज स्मॉलर। तो एक जो जर्म सेल है वो लार्ज होता है जो एंड कंटेन फूड स्टोर, और ये क्या करता है? फूड को स्टोर करने का काम करेगा। वाइल दी अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल, जबकि दूसरा जो है छोटा होता है और मोटाइल होता है। मोटाइल मीन मूव करने वाला होता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड एज द मेल गैमेट। और जो ज़्यादातर क्या होता है कि जो मोटाइल जर्म सेल होता है उसको क्या बोला जाता है? मेल गैमेट बोला जाता है। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेट। और जो जर्म सेल जो फूड को स्टोर करके रखता है उसको फीमेल गैमेट बोला जाता है। तो मेल गैमेट होता है स्मॉल इन साइज, जिसको स्पर्म नाम दिया गया है, या मेल गैमेट बोला जाता है। और जो लार्ज साइज का होता है जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? फीमेल गैमेट। वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस how the need to create these two different types of gametes give rise to different in male and female reproductive organs and in some cases differences in the bodies of the male and female organism। अब आगे आने वाले सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे जो है ये जो है दो डिफरेंट गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे इंडिविजुअल के अंदर भी जो है डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मेल और फीमेल में जो है कैसे वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डिफरेंस आता है, और उनकी बॉडी के डिज़ाइन भी जो है उसके हिसाब से जो है डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल के इन जर्म सेल के हिसाब से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।